Good morning to all of you. You are welcome to CR International Online Study System. आज 12th आर्ट 7 में पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम में हम टॉपिक लेंगे समकालीन दक्षिण एशिया, जो लेसन नंबर 5 से रहेगा। इसमें हम सबसे पहले दक्षिण एशिया पर विचार करते हैं कि दक्षिण एशिया कौन सा क्षेत्र है। दक्षिण एशिया वह क्षेत्र है जो बहुत सारी आंतरिक कलह और वैश्विक संघर्षों पर है। शीत युद्ध के काल के दौर में अमेरिका को इसने आकर्षित किया, क्योंकि यह क्षेत्र इसके शीत युद्धकालीन शत्रुओं में सोवियत संघ और चीन के विरुद्ध रणनीतिक आधार प्रदान कर सकता था। सारी दुनिया की निगाह इस बात पर टिकी रहती है कि दक्षिण एशिया को अगर कंट्रोल किया जाए या अपने नियंत्रण में रखा जाए तो आने वाला जो भविष्य है वो इन देशों से बहुत हद तक नियंत्रण में हो जाएगा। अमेरिका ने भारत से मदद मांगी, क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष समूह का नेतृत्व कर चुका है। भारत के आसपास जितने भी देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश है, बर्मा है, ये सभी हमारे दक्षिण एशिया के देश हैं। इनके अलावा नेपाल है, भूटान है, ये सब हमारे दक्षिण एशिया में आ रहे हैं। इनके बीच विभिन्न विवाद रहे हैं, जैसे सीमा के विवाद। सीमा से संबंधित विवादों के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। सीमा से संबंधित विवाद के लिए भारत और चीन के बीच भी युद्ध हुआ। नदी और जल का बंटवारा, आंतरिक विद्रोह, जातीय संघर्ष, जैसे कि श्रीलंका से जातीय संघर्ष का एग्जाम्पल मिलता है। सिंघली और दूसरा समुदाय तमिल समुदाय के बीच में संघर्ष श्रीलंका में बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। इसके अलावा संसाधनों के बंटवारे को लेकर भी कुछ विवाद सामने आते रहते हैं। दक्षिण एशिया के अंदर हम समझ चुके हैं, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आदि देश आते हैं। उत्तर में विशाल हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यह इस विशिष्ट क्षेत्र की एक अलग पहचान बनाता है। यहाँ पर अलग अलग भाषाएं, अलग अलग सांस्कृतिक पहचान देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी दक्षिण एशिया की एक अपनी अलग ही पहचान विश्व में होती है। अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी कुछ विश्लेषक हमारे इस दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शामिल करते हैं। चाइना को इस क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि चाइना का बहुत हद तक विकास हो चुका है और वैसे भी भौगोलिक तरीके से अगर देखा जाए, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो वह हिमालय के उत्तर में पड़ता है। इस वजह से वो हमसे कुछ विविधताओं में अलग रहता है। दक्षिण एशिया के अंदर कुछ राजनीतिक प्रणालियां, जैसे भारत के अंदर लोकतंत्र है, श्रीलंका में लोकतंत्र है, नेपाल में लोकतंत्र है, तो ज़्यादातर देश लोकतंत्र को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, यानी आम जनता का राज। भारत और श्रीलंका की स्वतंत्रता आज से बहुत समय पहले से हुई है। इस प्रकार हम ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश लोकतंत्र और सैनिक शासन के उतार चढ़ाव रहे हैं। समय समय पर हमने महसूस किया है कि पाकिस्तान के अंदर बार बार आर्मी का शासन देखने को मिला, बांग्लादेश में आर्मी का शासन देखने को मिला। अब हम देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जो लोकतंत्र की नींव को बहुत आगे मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर भी काफ़ी हद तक लोकतंत्र को मजबूती मिल चुकी है, जिसमें पहले बार बार सैनिक शासन देखने को मिलता था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। म्यांमार में भी इसी तरह का देखने को मिलता था कभी कभी कि वहाँ सैनिक शासन बीच बीच में रहा और कभी लोकतंत्र की सरकारें भी काम करती रही। लेकिन भारत की एक अलग ही पहचान है। भारत में एक बार लोकतंत्र की नींव रखने के बाद लगातार हमारे देश में लोकतंत्र की सरकार ने काम किया।
पाकिस्तान की तरह नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण एशिया के छोटे से देश भूटान ने भी लोकतंत्र की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। भूटान में राजतंत्र पाया जाता है, राजा और रानी पाए जाते हैं। राजा ने स्वयं बहुदलीय लोकतंत्र को आगे बढ़ने की घोषणा की है। इसमें मालदीव एक द्वीपीय राष्ट्र है। वहाँ भी राजतंत्र 1968 से पहले होता था, लेकिन आज के समय अध्यक्षात्मक गणतंत्र की नींव वहाँ पे रखी जा चुकी है। 2005 के अंदर मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाना शुरू कर दिया। मालदीव का लोकतंत्रीय दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी मालदीव का एक प्रमुख राजनीतिक दल माना जाता है और वहाँ पर 2005 के निर्वाचन ने लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.